नमस्कार दोस्तों, केसीएल पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है। मैं कोशिश करूंगा कि इस न्यूमेरिकल से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल के जो पिछला हमने एक बेसिक प्रॉब्लम जिसमें R1, R2 और R3 मान के किया था, हो सकता है उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, पूछ रहा है कि सभी शाखाओं में धारा का मान कितना होगा। हिंदी वाले लिखेंगे कि सभी शाखाओं में धारा का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। देखिए इसमें क्या है कि 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो कि तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इनसे एक 20 वोल्ट का सोर्स जुड़ा हुआ है। तो पूछ रहा है कि सभी ब्रांचेज में कितना करंट होगा। तो अगर पिछले वीडियो का रेफरेंस लें तो आपने देखा होगा कि सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग नोड की संख्या ज्ञात करेंगे जोड़ों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो जोड़ों की संख्या देखिए इसमें क्या है, सारे बिंदु यहाँ पे मिल रहे हैं। तो नोड की संख्या एक ये हो गया और दूसरा एक ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये रेफरेंस वोल्टेज हो गया। तो रेफरेंस वोल्टेज हमने क्या माना है, 0 वोल्ट माना है, 0 वोल्ट्स माना है। तो 0 वोल्ट क्यों माना है, क्योंकि ये ग्राउंड पोटेंशियल है। अब यहाँ पे इसका मान हम क्या मान लें, ए पॉइंट पे इसका मान लेते हैं V मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना है, V है। हमें ज्ञात नहीं है, V पोटेंशियल हमने मान लिया। इसका वैल्यू हम लोग अभी न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। अब दूसरा इसमें स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था कि इसमें करंट की दिशा को दर्शाना। तो करंट की दिशा इसमें दर्शाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ से सारी करंट की दिशा एक समान ले लेते हैं। सबको आउटगोइंग हमने मान लिया। तो इसको माना हमने I1, इसको I2 और इसको I3 मान लिया। अब तीनों में धारा फ्लो कर रही है। इस ब्रांच में I1, इसमें I2 और इसमें I3। तीसरा स्टेप क्या था, अप्लाई KCL लगाने पर, अप्लाई KCL एट नोड ए, जोड़ ए पर KCL लगाने पर, KCL लगाने पर क्या होगा। देखिए KCL क्या कहता है, सारी धारा यहाँ से क्या हो रही है, जा रही है, आउटगोइंग है। तो KCL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, अब यहाँ I1 का मान कितना होगा। देखिए V माइनस क्यों होगा, क्योंकि धारा क्या हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो धारा क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसमें वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो V माइनस, देखिए क्या हो जाएगा, V माइनस 20 माइनस 0। तो माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। V माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस I2 कितना होगा, V माइनस 0 बटा 10। ओम्स लॉ लगेगा, I इज इक्वल टू V बाई R। तो V क्या है यहाँ पे, ओम्स लॉ में हमने सीखा था अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। दो बिंदुओं के बीच क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये भी हमने सीखा था कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की तरफ प्रवाहित होती है। तो देखिए उच्च वोल्टता यहाँ पे क्या है, हमने V माना है। तो धारा किधर से प्रवाहित हमने करा है, इधर से, यानी V क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो जब ये आएगा तो क्या होगा, इसमें ये माइनस हो जाएगा। तो V माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5। अब I2 क्या हो जाएगा, V माइनस 0 बटा 10। तो V माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम 10 लिख देंगे ऐसे। ये कितना होगा, I3 V माइनस 0 बटा 5। तो माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है, V बटा 5 इक्वल टू 0 कर देंगे। ये तो हो गया हमारा KCL। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका कितना हो जाएगा, LCM कितना होगा, 10। LCM 10 हो जाएगा। तो 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 2 गुणे V माइनस 20 प्लस कितना हो जाएगा, 10 में 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो कितना हो जाएगा, V
प्लस डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, यानी 2v इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2v को इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2v माइनस 2 में 20 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 40 प्लस v प्लस 2v डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0। अब इस 10 को इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये 10 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 2v माइनस 40 प्लस v प्लस 2v इक्वल टू 0। v वाले टर्म्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 5v माइनस 40 बटा 40 इज इक्वल टू 0। तो 5v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 बटा 5, कितना हो जाएगा 8 वोल्ट्स। यहाँ पे v का मान, वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा 8 वोल्ट्स। वोल्टेज का मान कितना हो गया 8 वोल्ट्स हो गया। तो जब वोल्टेज का मान 8 वोल्ट्स हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, v की जगह पे 8 करके हम लोग i1 i2 i3 का मान निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं i1 का मान। तो i1 का मान क्या है, देखिए v माइनस 20 बटा 5, तो v का मान कितना है 8 माइनस 20 बटा में 5, ये कितना हो जाएगा माइनस 12 बटा 5। चूँकि माइनस में है तो करंट भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस 5 दूना 10 और 5 चौके 20, माइनस 2.4 एम्पियर। ये माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब ये हुआ कि जो हमने करंट की दिशा ये माना हुआ है, करंट एक्चुअली क्या हो रहा है, उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। यहाँ माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ माइनस आने का मतलब क्या हुआ, जो हमने दिशा माना था, धारा क्या हो रही है, उस दिशा के विपरीत, उस परिपथ में या इस ब्रांच में, इस दिशा के विपरीत धारा प्रवाहित हो रही है, इसीलिए हमारा वैल्यू क्या है, माइनस में आया है। और माइनस में आया तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत धारा प्रवाहित हो रही होगी। इसी तरह i2 का मान निकालेंगे, i2 इज इक्वल टू क्या है, v माइनस 0 बटा में 10, तो v का मान कितना हो गया 8 बटा 10, कितना हो गया 0.8 एम्पियर। i2 का मान कितना आ गया 0.8 एम्पियर। इसी तरह हम लोग i3 का मान निकालेंगे, i3 क्या है v बटा 5, यानी 8 बटा 5, कितना हो जाएगा बताइए 1.6 एम्पियर। तो देखिए इसमें v2 का और v3 का मान क्या है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, हमने जो दिशा माना था वही उसी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, दिशा चेंज नहीं हो रहा है। दिशा सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, i1 का दिशा चेंज हो रहा है। कैसे, क्योंकि इसका मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, जो दिशा हमने माना है धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो हमारे पास क्या आ गया, i1 i2 और i3 का मान आ गया। अब तीनों मानों को जोड़ने पे अगर 0 वैल्यू आ जाती है तो आपने जो भी ये क्वेश्चन KCL के माध्यम से सॉल्व किया है ये सही होगा। देखिए इसका मान को हम जोड़ते हैं, i1 का मान कितना है माइनस 2.4 एम्पियर, प्लस i2 का मान कितना आ रहा है प्लस 8, तो 0.8, प्लस i3 का मान कितना आ रहा है 1.6, पॉजिटिव है तो हम लोग साइन चेंज 1.6 बराबर 0 आ रहा है कि नहीं देखेंगे। तो माइनस 2.4 प्लस 0.8 और 0.16, 8 और 6, 0.8 और 1% कितना आ जाएगा 8 6 14, 2.4 इक्वल टू 0। देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस दोनों बराबर हो गया, यानी कि आपने जो KCL लगाया है वो सही है। तो इस तरीके से KCL को सॉल्व किया, KCL के प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए इसी में क्या होता है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर करके पूछता है। अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अभी हमने एक वोल्टेज सोर्स को देखा, अब हम 2 वोल्टेज सोर्स लगा के देखेंगे कि मान क्या आ रहा है। फिर हमने पहले इधर की तरफ लगाया, फिर हम क्या करेंगे नेगेटिव की तरफ लगा के देखेंगे कि मान क्या आ रहा है। इसके बाद हम लोग करंट सोर्स को, धारा स्रोत को लगा के देखेंगे। पहले एक धारा स्रोत लगा के देखेंगे कि कितना मान आ रहा है, फिर दूसरा धारा स्रोत लगा के देखेंगे
कि उसमें क्या सर्किट का प्रेफरेंस क्या है, सर्किट का महत्व क्या है, कैसे धारा प्रवाहित होने से कैसे सारी चीज़ें बदलती हैं, इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग 3 मेश को 1 2 3 लूप को लेके देखेंगे कि 3 लूप्स में कैसे सॉल्व होता है सर्किट। उसमें भी हम लोग धारा सोर्स और करंट सोर्स दोनों एक साथ लगा के देखेंगे कितना होता है। तो इतने प्रकार के टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि हर प्रकार के न्यूमेरिकल, ढेर ना सही, ज़्यादा ना सही, कम से कम एक एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करा दिया जाए। और आप लोग कोशिश करिए कि घर पे अपनी बुक्स को फॉलो करिए और बुक्स में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं KCL KVL के सबको सॉल्व करिए। जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपका, देखिए इंजीनियरिंग में क्या है, खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो, या सभी इंजीनियरिंग की बात करें तो, इसमें आप जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। तो न्यूमेरिकल ही वो टूल है जो आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो न्यूमेरिकल करते समय हमें समझ में नहीं आता है कि अरे ये भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपको कॉन्सेप्ट को रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कॉन्सेप्ट अपने आप याद हो जाते हैं। स्टेटमेंट को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। KCL का ही स्टेटमेंट है, हम क्यों रटने जाएं कि एक आने वाली धारा बराबर जाने वाली, 2 दिन तक ऐसे ही बोलते रहे, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अब हमें बस दिमाग में यही चल रहा है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जा रहे हैं तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमें रटना है। रटिए बिल्कुल नहीं। बोलते हैं कि याद करना, रटने को कुछ लोग बोलते हैं याद कर रहे हैं, लेकिन जबकि याद नहीं कर रहे होते हैं आप। एक्चुअल में क्या करते हैं, आपके वो समझ के बाहर होती है तब आप उसको रटना शुरू कर देते हैं। रटना कुछ चीज़ें ज़रूरी है कि वो उसको रट लेना। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे हमने एक पढ़ाया था, डिस्कस किया था हम लोगों ने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी हमने डिस्कस किया था। तो उसको समझने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसको समझ नहीं सकते, उसको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें हैं रटने वाली, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे हैं उसको आप न्यूमेरिकल की सहायता से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से KVL के साथ। KVL के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद कंबाइंड रूप से KCL और KVL पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद के कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। इसी में कुछ कॉन्सेप्ट और आते हैं, जैसे करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, उसके बाद सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं अभी मैंने ये भी आपको नहीं बताया है, 2 प्रकार के होते हैं, एक आइडियल सोर्स और एक प्रैक्टिकल सोर्स। तो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स मैंने आपको बताया है, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स ये नहीं बताया। तो जब ये बताएंगे KCL के बाद, देखिए हम 1 बाई 1 इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। ये ना कि टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, टॉपिक तो कवर कर ही रहे हैं, साथ साथ हम एक तरीके से आपके स्टडी के अनुसार कॉन्सेप्ट क्लियर चेक करते जा रहे हैं कि इसके बाद एक सीक्वेंस वाइज कि ये सीक्वेंस के बाद ही ये आएगा, ये सीक्वेंस के ये बाद आएगा। ऐसा नहीं कि ये सेमेस्टर का पेपर है, सेमेस्टर आप लोग फर्स्ट ईयर में आए हैं, क्लास कर रहे हैं और मैं आपको टॉपिक वाइज पहले वाले चैप्टर में ये टॉपिक है उसी को मैंने क्लियर करा दिया, ऐसा नहीं होगा। सीक्वेंस वाइज देखिए आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, सब उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, कोई भी छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी है पूरी। चाहे ITI हो, डिप्लोमा हो या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक का हो, सारे पॉइंट क्लियर होंगे, सारे पॉइंट उसमें इंक्लूड भी होंगे, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कूद के कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कभी वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा। हम लोग एक सिक्वेंशियल तरीके से चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे कहिए कि सब्सक्राइब करें। जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में नॉलेज ज्ञान लेना चाहते हैं और इंजीनियरिंग को समझना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।
और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सकता हो कि थोड़ा सा नर्वसनेस के कारण बोलने में या कुछ चीज़ें डिलीवर करने में आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ या अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी कमी है। देखिए, चूँकि फर्स्ट टाइम है, मुझे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो थोड़ा सा एक क्लास में पढ़ाना, क्योंकि वहाँ पे बच्चे होते हैं, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना, कैमरे के सामने आके परफॉर्मेंस देना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो ये डिफरेंस भी एक्सपीरियंस के साथ साथ दूर हो जाएगा। चूँकि मैं इसी फील्ड में से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये एक्सपीरियंस भी क्या होगा, मुझे जल्दी हासिल हो जाएगा, और मैं आपको काफ़ी अच्छे से आपकी बातों को समझते हुए काफ़ी अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। अभी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, मैं पावर सिस्टम को डिस्कस करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिकल मशीन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, जिनसे अधिकतर सवाल पूछ ले जाते हैं। इसके बाद देखिए, स्विच गियर हो गया, एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम एनालिसिस हो गया, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल, ये बीटेक के टॉपिक हैं। लेकिन डिप्लोमा में क्या है कि पावर सिस्टम हो गया, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हो गया, इसके साथ साथ सोर्सेस हो गया। तो सोर्सेस में क्या हुआ कि प्लांट्स, पावर प्लांट्स के बारे में सिखाया जाता है। पावर प्लांट्स वाला चैप्टर एक सब्जेक्ट है, जिसमें थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, या ओशन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट, या टाइडल एनर्जी, या MHD हो गया, जितने भी प्रकार के पावर प्लांट हैं उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी आसान है, थ्योरेटिकल है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपका सब्जेक्ट भी इस तरीके से कंप्लीट हो जाए, और कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप इस तरीके से तैयार हो जाएं कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद, यानी डिप्लोमा करने के बाद ही आप कंपटीशन फाइट करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हों, आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता न पड़े। सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है। मुझे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं यूट्यूब को ही फॉलो करता हूँ, या तो अपनी बुक्स को फॉलो करता हूँ। बुक्स से नहीं समझ में आता है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो बुक्स में आप दिए तो होते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आते हैं जब तक कोई टीचर उसको समझाया नहीं। तो समझने के लिए मैं यूट्यूब को फॉलो करता हूँ। क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, पूरी दुनिया महामारी से ग्रसित है। कोरोना वायरस की जो महामारी है, इससे पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगे हैं। अभी रिसेंटली दूसरी वेव में यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं। बड़े बड़े देश जो हमारे देश से काफ़ी आगे हैं सुविधाओं के मामले में, स्वास्थ्य सुविधाओं के, स्पेशली स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में, वो भी अपने नागरिकों को लॉकडाउन में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वायरस इस प्रकार का, इसकी प्रकृति है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम से एक दूसरे से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा है। और जो दूसरी वेव आई है, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। अभी कुछ दिन 2 दिन पहले मैंने सुना कि न्यूज़ में देखा और WHO की वेबसाइट पे देखा कि ये चीज़ वहाँ पे वायरल हो रही थी। एक न्यूज़ वायरल हो रहा था कि जो दूसरी वेव में जर्मनी के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, वो सीधे ICU में जा रहे हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख के चलना है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और ऑनलाइन माध्यम आपके पास सबसे अच्छा ऑनलाइन माध्यम है यूट्यूब, उसको फॉलो करें। आप अपनी स्टडी में किसी भी प्रकार का बाधा ना आना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलिए। तो देखिए, जब हमारे पास सोर्सेस होते हैं तभी हम आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। क्योंकि आज के समय में इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां पिछले 10 सालों में गई हैं। 10 सालों से देखें तो इंजीनियरिंग सेक्टर में धीरे धीरे नौकरियां कम होती गई हैं। लेकिन ये उम्मीद है, ये विश्वास है कि आने वाले समय में इंजीनियरिंग सेक्टर में, खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। बहुत सारी वैकेंसी पेंडिंग है जो आने वाली हैं, जो गवर्नमेंट उनको देगी। तो आप इसी विश्वास के साथ अपनी पढ़ाई करिए। आपके पास ढेर सारे रास्ते हैं। आप कभी उदास मत होइए, अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस ना रखिए अपने ऊपर, और इसी के साथ अपनी तैयारी करिए। जय हिंद, नमस्कार।